2008 में जो क्रैश आया था, कहते हैं उसकी वजह लेमन ब्रदर्स का बैंक क्रैश हो गया। मगर इसकी असली वजह अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि लोगों ने अपने घरों में जो लोन लिया था उसकी पेमेंट अदा नहीं कर पाए थे। अगर मैं ऐसा कहूं तो क्या आप इसका विश्वास करेंगे? मान लीजिए आप ही अपने घर को कर्ज पे लेते हैं, अगर क्रैश आ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपको पता नहीं है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं दीपक कुमार, को फाउंडर ऑफ ट्रेड अचीवर। आइए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि 1929 में एक महान डिप्रेशन आया था। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि उसके बाद में कौन सा बड़ा रिसेशन आया था। 2008 में इसे हाउसिंग बबल रिसेशन कहा गया। इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं, क्या क्या घटनाएं घटी, ये एक हमारे लिए एक केस स्टडी होगी। क्या क्या चीजें हम इसमें से सीख सकते हैं, अगर और एक क्रैश आ जाए वहां से हम कैसे बच सकते हैं। इन्हीं सब बातों के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। मैं आपको पूरा इसके बारे में बताऊंगा। आइए हम पहले ये देखें कि 2008 में उस रिसेशन आने की वजह क्या थी। अब यहां पर हम देख रहे हैं हाउसिंग मार्केट क्यों आई थी। अगर हम इसे देखें तो 1990s में .com बबल आया था। .com बबल एक क्रैश आया था। उस समस्या की वजह से ये क्रैश आया था। इस क्रैश के आने की वजह से इकोनॉमी फिर से रुक जाएगी। फेड ने क्या किया, अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। कितना कम किया गया? 1% कम किया गया। अगर आप कर्ज लेते हैं तो आपको 1% देना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 1% ही मिलेगा। तो लोगों ने क्या सोचा, क्या हमें सिर्फ 1% ही मिलेगा? एक साल के लिए 1%। इसका मतलब हुआ एक साल में मुझे सिर्फ 1000 रुपए मिलेगा। देखने के लिए बहुत कम था। तो लोगों ने क्या ढूंढना शुरू किया, इन्वेस्टर्स लोगों ने क्या ढूंढना शुरू किया, सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है। अगर मैं फेड को देता हूं तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। 1% कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर मैं कहीं और इस पैसे को लगाता हूं तो मुझे क्या ज्यादा इंटरेस्ट मिल पाएगा? जब उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो उन्हें हाउसिंग मार्केट वो जगह मिली। उन दिनों में 2000 में क्या हुआ था कि उस हाउसिंग मार्केट को अगर देखते हैं, रियल एस्टेट में बहुत अच्छा उछाल आया था। उन्होंने क्या कहा कि हम हाउसिंग मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया, यहीं पर आपका मॉर्टगेज आता है। बजाय इसके कि वह मकान खरीदें, उन्होंने उन्हें लोन दिया जो मकान खरीदना चाहते थे। इसी को मॉर्टगेज कहा जाता है। मैं साधारण रूप में आपको बताता हूं। बैंक क्या करता है, हमें होम लोन देता है। उसी तरह से इन्होंने क्या किया, होम लोन दे करके एक दस्तावेज हमसे ले लेते थे। इसी दस्तावेज को मॉर्टगेज कहा जाता है। मॉर्टगेज और कुछ नहीं होता है, मगर अगर वह पैसा वापस नहीं देते हैं तो, क्योंकि उनके पास में दस्तावेज है, तो वो क्या करते हैं, घर वो रख लेते हैं। अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो मकान वो ले सकते हैं, जिस तरह से होम लोन होता है। बिल्कुल उसी तरीके से है। अगर उन्होंने पैसे पे कर दिए तो मकान वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वो क्या करते हैं, मकान को हमसे वापस ले लेते हैं। इसके लिए वो क्या है, चार्जेस लेते हैं। इसके लिए उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर कोई उधार लेता है तो उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसी को ही मॉर्गेज कहा जाता है। मगर उनके शहरों में मॉर्गेज इस तरह से कार्य नहीं करता है। हमारे शहर में अगर लोन दिया जाता है, मान लीजिए HDFC हमें लोन देता है, ये जो दस्तावेज होते हैं वो HDFC बैंक अपने पास रख लेता है। मगर उनके शहरों में इन दस्तावेजों को वो बड़े बड़े बैंकों को बेच देते हैं। वो क्या कर सकते हैं, इस दस्तावेज को लेकर के बड़े बड़े बैंकों में रख सकते हैं। अब आपसे जो इंटरेस्ट लिया जाता है वो किसको जाता है, ये इंटरेस्ट सीधा उस इन्वेस्टमेंट बैंक को चला जाता है। मैं आपको साधारण रूप में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए इसे आप अपने आप को ले लेते हैं। आप एक मकान खरीद रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, एक मकान खरीद रहे हैं। इस मकान को खरीदने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। ये पैसा आपको कौन दे रहा है, ये आपको मकान खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं। इसके लिए वे क्या करते हैं, आपसे दस्तावेज ले लेते हैं। उस दस्तावेज को अपने पास ना रख करके इस दस्तावेज को वो क्या करते हैं, बैंक को बेच देते हैं। अब आपने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट सीधा किसको जाता है, वो इस बैंक को चला जाता है। बीच में इन लोग क्या करते हैं, इसके लिए बस ये सर्विस चार्ज लेते हैं। हालांकि ये इन्हीं के द्वारा जाता है, मगर ये बीच में सिर्फ सर्विस चार्ज ले लेते हैं। नॉर्मली जो है मॉर्गेज इसी तरह से काम करता है। अब हम कहां आ जाते हैं, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। अब ये कुछ और नहीं है, मगर उन्हें पता है कि मॉर्गेज में अच्छा रिटर्न्स मिल जाता है। अब मैं हर एक मकान मालिक के पास में जाकर के उनसे मॉर्गेज ले नहीं सकता। उसके बदले मैं सबसे मॉर्गेज ले करके एक बंडल बना करके तो उसका मैं इंटरेस्ट ले लूंगा, म्यूचुअल फंड की तरह से। म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो सारे स्टॉक्स को बंडल बना करके इन्वेस्ट करके फिर उससे पैसे कमाता है।
आपने निफ्टी देखा होगा, आपको निफ्टी के बारे में पता होगा, निफ्टी देखा होगा, 50 स्टॉक्स को एक साथ लेकर उन्हें एक साथ बंडल करके उसमें से क्या है मुनाफा कमाते हैं। उसी तरह से ये क्या करते हैं, सारे मॉर्गेज को एक साथ बंडल बना करके उसमें से क्या है रिटर्न्स कमाते हैं। इसी का नाम क्या कहा जाता है, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। बिल्कुल स्टॉक की तरह से ही है ये। अब हम भी सारे मॉर्गेज को एक साथ इकट्ठा कर करके और उसे हम बेच देते हैं। अब इस सिक्योरिटीज को कौन बेच रहा है, ये इन्वेस्टमेंट बैंक ही इसे बेचता है। अब ये किसको बेचता है, ये इन्वेस्टर्स को बेच देता है। अब ये आखिर में किनको बेच देता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको जाकर ये बेच देता है। अगर साधारण रूप में मैं आपको बताऊं तो अगर कोई होम लोन लेना चाहता है, अब इन्हें पैसे कौन देता है, ये देते हैं, और ये मॉर्गेज लेकर के किनको दे देते हैं, इन्हें चला जाता है। अब ये इन्वेस्टमेंट बैंक अब ये क्या करता है, सारे मॉर्गेज का एक बंडल बना करके सब कुछ उसके अंदर डाल करके अब ये किसे बेचते हैं, इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं। हमारे शहरों में भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, बड़ी कंपनियां होती हैं। इन्वेस्टर्स जब हम कहते हैं ये फॉरेन इन्वेस्टर्स है। अब क्या होता है, बाहर के देशों से भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है इस समय में। इसी तरह से आपका मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज काम करता है। हालांकि ये सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है, मगर क्या होता है कि उन्होंने अपने शहरों में इसी तरह का सिस्टम चलाते हैं। मगर हमारे बैंक में आसान है, क्योंकि हम HDFC बैंक से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं। अगर हम अपना उधार चुका नहीं पाते हैं तो हमारे मकान को बैंक ले लेता है। मगर वहां पर क्या होता है, उन्होंने कर्ज लिया मगर इन्होंने उस दस्तावेज को ही बेच दिया आगे। वो भी किसी और को बेच सकता है, जिसको जिसको चाहिए वो आगे बेचता चला जा सकता है, और जो इसका इंटरेस्ट है जिनके पास में वो दस्तावेज होंगे उन्हीं को चला जाएगा। हालांकि ये बहुत उलझन सा लगता है, मगर मैं आशा करता हूं कि अभी तक के लिए आप समझ गए होंगे। इस तरह से उनका मार्केट काम करता है। इस तरह करने की वजह से उन्होंने देखा कि एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर हम मॉर्गेज की बात करते हैं तो मॉर्गेज सभी को नहीं दिया जाता है। जिनका अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है, जिन पर उन्हें भरोसा होता है, उन्हीं को वो लोन दिया करते थे। इसी तरह से चलता आ रहा था। मगर क्या हुआ कि मॉर्गेज में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उन्हें लग रहा था ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है, पर भरोसा होता था उन्हीं के साथ वो इन्वेस्टमेंट करते थे। हालांकि इसी के बाद में समस्याएं उठ खड़ी हुई। अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और बहुतों से मॉर्गेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे थे, क्योंकि बहुतों को मॉर्गेज अभी देना था, मगर अब उनके पास में बाहर देने के लिए मॉर्गेज सिक्योरिटी नहीं थी। तो बैंक के साथ मिलकर के उन्होंने क्या किया, एक योजना बाहर लेकर के आए। इसे सब प्राइम मॉर्गेज कहा गया। अब ये कुछ और नहीं है मगर जिनका क्रेडिट स्कोर कम हुआ करता था उन्हें भी उधार देना शुरू कर दिया। इससे पहले क्या था, प्राइम मॉर्गेज वो किसके लिए था, जो अच्छा कमाई कर रहे थे, जिनका अच्छा बैकग्राउंड हुआ करता था, उन्हीं को दिया गया। मगर अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि बैंक भी कमाना चाहते थे, इन्होंने भी कमाना है, बैंक ने भी कमाना है, और क्योंकि सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, जो भी इन्हें देखते थे उन सबको देना शुरू कर दिया। प्रेडिटरी लेंडिंग। अब उनके बैकग्राउंड वो देखते नहीं थे, उनकी तनख्वाह वो देखते नहीं थे, क्रेडिट स्कोर्स को वो देखते नहीं थे। अगर क्रेडिट स्कोर कम होता था तभी उन्हें लोन दे दिया जाता था। क्रेडिट स्कोर होता है, ये और कुछ नहीं होता, जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड में देखते हैं, एक स्कोर होता है, आप पर कितना बैंक को भरोसा है। ये सारी एक पॉइंट्स होते हैं, किस पर उनको ज्यादा भरोसा है। अगर मान लीजिए 700 से ज्यादा होता है, उन्हें वो भरोसा करके लोन दे सकते हैं। इस तरह से होता था। मगर उन्होंने क्या किया, मगर उस रेटिंग से अब जिनका कम हुआ करता था उन्हें भी उन्होंने लोन देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटीज मॉर्गेज और ज्यादा चाहिए था, क्योंकि उसे लोगों को दे करके और ज्यादा मुनाफा वो कमा पाए। इस तरह के हालात होने की वजह से बहुत सारे लोगों को उन्होंने लोन देना शुरू कर दिया। इस समय में क्या हुआ, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है, एक कंपनी कैसी है, एक उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसा है, अच्छा है क्या, रेटिंग्स उनकी किस तरह से है, ये देखते हुए ये जो मॉर्गेज दिया करते थे उन्हीं को उन्होंने रेटिंग दे दिया। अब ये मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट देते थे उन्हीं को क्या है, उन्होंने AAA की रेटिंग दे दी, क्योंकि वो कहते थे कि ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उन्हें ही दे दिया। क्योंकि लोग ये जानते थे कि ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने भी इसमें प्रवेश करना शुरू कर दिया, और क्योंकि अभी इन्हें ही AAA दे दिया गया था, इसलिए लोगों ने कहा अच्छा इनके पास में AAA है, तो लोगों ने क्या किया और ज्यादा इन पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। AAA का मतलब होता है बहुत ज्यादा भरोसा उन पर किया जाता था, और AA कहा जाता है, A कहा जाता है, BBB कहा जाता है।
ये कम होता चला आता है। ये क्रेडिट स्कोर जो होता है देश को भी दिया जाता है, कौन सा देश ने कितना कर्ज ले रखा हुआ है, उन पर कितना भरोसा है, इस तरह से देशों को भी दिया जाता है। मगर अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट। मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो क्योंकि ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है इसलिए उन्होंने क्या किया, जो आग जल रही थी उसमें और तेल डाल दिया। उस समय में क्या हुआ, हाउसिंग मार्केट का भी पैसा जो है वो और बढ़ता चला गया। मार्केट का जो कीमतें थी वो भी बढ़ती चली गई। जो पहले 50,000 में जो मिलता था अभी वो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, अच्छी बढ़ोतरी होगी। अब लोगों के दिमाग में मॉर्गेज लेने के लिए एक भरोसा हो गया। वह क्या करते थे, पैसा दे देते थे और उनको पता था कि अगर हम पैसा दे देंगे तो मकान तो हमारा ही है ना, क्योंकि अभी कीमतें बढ़ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, पैसा दे करके हम उसे मकान ले सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के ऊपर में भरोसा करके उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। उसी समय में जो घरों की कीमत थी वो भी बढ़ती चली गई। इसलिए लोगों ने क्या सोचा, एक ही तीर से 2 निशान। अगर हमें पैसा मिल गया तो ठीक है, अगर पैसा ना भी मिला तो हम इस मकान को रख सकते हैं और इस मकान का रेट अच्छा बढ़ रहा है तो हम इसे बाद में बेच सकते हैं। इसी सोच में वो थे। इसी तरह से क्या हुआ, उन दिनों में 7.5 करोड़ मकान मालिकों में, उनमें से 5 करोड़ वेल मकान मालिक थे जिन्होंने अपने मकान को मॉर्गेज के द्वारा खरीदा था। आप सोच करके देखिए, 7.5 करोड़ मालिकों में से 5 करोड़ लोग वैसे थे जिन्होंने मॉर्गेज के द्वारा उधार लेकर के मकान अपने पास में रखे हुए। Home real estate, 50 million people had mortgages roughly at that time. Out of 75 million homeowners had mortgages on their houses. तो इसी समय में हाउसिंग मार्केट बबल शुरू हुआ था। बबल का मतलब कुछ और नहीं होता, मतलब बहुत तेजी से कुछ बढ़ना। 1929 में हमने देखा जब मार्केट इंक्रीज हुआ तो लोगों ने लोन लेकर के उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसी तरह से मॉर्गेज में भी जब लोगों ने ये देखा कि इसमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, उसी तरह से हाउसिंग मार्केट में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, ये देखते हुए उधार लेकर के पूरा का पूरा पैसा इसी में इन्वेस्ट कर दिया। इर्रेशनल डिसीजन की वजह से बिना सोचे समझे हाउसिंग प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, बबल की तरह से ऊपर जाना शुरू कर दिया। आप एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए, जो बबल्स होते हैं जितनी ऊपर जाते हैं उतना ही इसे जल्दी फटने का चांसेस होता है। हर कोई इंतजार कर रहा होता है कि बबल कब फटेगा। ये कब फटा, इसी के बारे में हम अब देखने जा रहे हैं। प्राइसेस इसी तरह से बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से एक लेवल के बाद में कुछ हाउस ओनर ने जो लोन लिया हुआ था, पैसे लिए हुए थे, वो उनसे वापस नहीं दिए गए, वो डिफॉल्टर बन गए। उसका मतलब होता है पैसे वापस नहीं कर पाए। अगर पैसे नहीं देते हैं दोबारा फिर हम डिफॉल्टर बन जाते हैं। इसी तरह से जब एक एक करके लोग डिफॉल्टर बनते गए, जो मकान उन्होंने खरीदे थे वो बिक्री में लगा दिए गए, मगर उसे खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इस समय में क्या हुआ कि सप्लाई ज्यादा हो गई मगर डिमांड कम थी। मकान ज्यादा थे मगर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इसलिए क्या हुआ, जो कीमतें बहुत ऊंचा उठ रही थी उनकी कीमत गिरनी शुरू हो गई। मकान की जो कीमत थी वो घटनी शुरू हो गई। जैसे कि सब लोग कहते हैं कि जब सप्लाई ज्यादा होती है तो कीमत घट जाती है। सप्लाई इतना ज्यादा होने की वजह से उनकी जो कीमतें थी वो बहुत घट गई। सब डिफॉल्टर होने की वजह से तो मकानों की जो कीमत थी वो क्या हो गई, घट गई। इसी पर हम नेक्स्ट पॉइंट में आ रहे हैं। मकानों की कीमत गिर गई मगर जो उन्होंने लोन लिया हुआ था वो बहुत ज्यादा ले रखा हुआ था। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं, जब उन्होंने मकान लिया था वो मकान 30 लाख का लिया था जिसे उन्होंने खरीद करके रखा हुआ था, और उसके बाद में आप देखिए उन्होंने उस पर कितना इंटरेस्ट दे रखा होगा, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दे करके 30 से 35 लाख हो गया था। मगर अब जो मकानों की कीमत थी वो बहुत घट गई थी, 10 लाख रुपए आ गई। तब वह लोग क्या करेंगे, 35 लाख रुपए वाले मकान का क्या वे 10 लाख रुपए में दे देंगे? वो नहीं देंगे। वे लोग पहले ही डिफॉल्टर थे, तो अब जो इस तरह से जिन्होंने सोचना शुरू कर दिया वो भी क्या है, डिफॉल्टर बनते चले गए। क्योंकि अब सब लोग डिफॉल्टर हो गए थे तो क्या हुआ, इन्वेस्टर्स जो थे उनके पास में पैसा नहीं आया। इन्वेस्टमेंट जो बैंक था उसे घाटा हुआ। एक एक करके क्या है, उनको घाटा होता गया। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ मॉर्गेज में ही उन्हें अकेले घाटा नहीं हुआ, अगला जो इंस्ट्रूमेंट था वहां पर भी उन्हें घाटा हुआ। सीडीओ कहते हैं इसे, कोलैटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन कहा जाता है इसे। ये और कुछ नहीं है मगर जिस तरह से हमने पहले देखा था, मॉर्गेज में क्या होता है, वो सारे उसको लेकर के एक बंडल बनाते हैं। तो उन्होंने क्या है, मॉर्गेज को सिर्फ ये देना शुरू कर दिया। सीडीओ में क्या होता है, सिर्फ मॉर्गेज ही नहीं मगर कार लोन भी है और बाकी सारे लोन भी एक साथ इकट्ठे हैं। यहाँ पर उन्होंने इन सारे लोन्स को एक डब्बे में डाल करके उसे भी उन्होंने क्या किया, लोगों को बेचना शुरू कर दिया।
इसमें भी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, यहां पर भी बहुत सारे लोगों को घाटा हुआ। जैसे ही मॉर्गेज नीचे आया, इन लोगों को भी घाटा हुआ। उसके अलावा बहुत सारे लोग क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में चले गए। कुछ कंपनियों ने क्या किया, एक चीज होती है, अगर मॉर्गेज में मुनाफा होता है तो इन्वेस्टमेंट बैंक ही अकेला मुनाफा नहीं कमाना चाहता, हर कोई मुनाफा कमाने की आशा करता है। उसी तरह से बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया, अगर लोग डिफॉल्टर हो जाएंगे, उन इन्वेस्टर्स के पास में उन्होंने इंश्योरेंस डाल करके आप हमें प्रीमियम दीजिए, अगर आपका जो कस्टमर है वो डिफॉल्टर हो जाता है तो बिल्कुल इंश्योरेंस की तरह से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो किस तरह, जैसे कि वह लोग पैसे देते हैं, अगर इनकेस कस्टमर डिफॉल्टर हो जाएंगे तो हम इन्वेस्टर को पैसा दे देंगे। इन्होंने एक भरोसा दिया। क्यों इनको इतना भरोसा था? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि हाउसिंग मार्केट एक अच्छे बूम में था, लोग नहीं बेचेंगे, लोग डिफॉल्टर नहीं होंगे, इस भरोसे पर इन्होंने भी आगे एश्योरेंस दे दी। वही नहीं, मगर सीडीओ में बहुत सारे ट्रेडर्स थे, मॉर्गेज में बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे। हमने जिस सीडीओ के बारे में पहले देखा था, इसमें इस सीडीओ में इसमें आपको बहुत सारे ट्रेडर्स मिलते हैं। वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने घाटा खाया। बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में है उन्होंने सीडीओ में बहुत घाटा खाया। उसी तरह से आगे जो मेजर इंश्योरेंस कंपनी थी उन्होंने भी बहुत घाटा खाया। मगर अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो एक एक को जब हम देखते हैं, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। रिस्क में लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज से एसेट्स को रिस्क है। इस तरह से एक एक जगह में उन्होंने घाटा होने की वजह से, इसीलिए आखिर में ग्लोबल क्रैश आया। यह जो घाटा था सिर्फ यूएसए को नहीं आया, मगर क्यों यह पूरे ग्लोब को आया, चाहे वो मॉर्गेजेस हो या बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स हो। बहुत सारे देशों ने इन पर भरोसा कर करके इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि हाउसिंग मार्केट इस तरह से ऊंचाइयों को छू रहा है तो दूसरे देशों ने भी क्या किया, इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारे मन में यह हमेशा होता है कि अगर हम एक मकान खरीद लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी कीमतें लगातार बढ़ती चली जाएंगी। उसी तरह से हमारे मनों में एक विचार होता है। उसी तरह से इनको भी भरोसा था कि मकानों की कीमत जो है वो बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए अगर वह लोग पैसा भर नहीं भी पाए तो मकान तो हमारा ही हो जाएगा। जो इस तरह से सोच रहे थे, आखिर में उनके साथ क्या हुआ, जब उनके कीमतें घटी तो नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। देखिए, हम सबके मन में होता है कि मैंने भी लोन लेकर के मकान खरीदा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आपकी नौकरी चली भी जाती है, इस क्रैश में भी 2 मिलियन लोगों की नौकरियां चली गई थी, बहुतों की नौकरियां चली गई। मान लीजिए अगर कल कोई इस तरह से क्रैश आता है, ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा ही होगा, मगर कभी अगर इस तरह से होता है तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हमारी नौकरी चली जाती है तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए। अगर आपकी नौकरी चली जाती है और आप मकान की किस्तें नहीं भर पाते हैं तो वह क्या करते हैं, आपको एक मोराटोरियम पीरियड देते हैं। ये एक तरह का ग्रेस पीरियड होता है। अगर आप लोन नहीं दे पाते हैं तो आप उन्हें फोन करके बता सकते हैं कि मुझे इस तरह की समस्या है, मुझे थोड़ा सा ग्रेस पीरियड दीजिए, तो आपको देंगे। हर एक बैंक अपना अपना उनका तरीका है, इसी तरह से वो आपको देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उस ग्रेस पीरियड में हो सकता है वो आपको 3 महीने दें या 6 महीने दें, जिस तरह की हाल फिलहाल में कोविड में दिया था। 3 महीने के लिए उन्होंने ग्रेस पीरियड दिया था। अगर इस तरह से हमें समय मिलता है तो उन 3 महीनों में क्या कर सकते हैं हम, अगर हमारी नौकरी चली जाती है तो कोई नई नौकरी लेकर के उसमें हम लोग फिर से दोबारा पैसे कमा करके उन्हें क्या है, किस्त दे सकते हैं। उसी तरह से ये जो ग्रेस पीरियड में आपने पैसे नहीं दिए होते हैं, उसमें आपको डिफॉल्टर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, ये आपके लिए एक्सटेंड हो जाता है अगले 3 महीने को। अगर आपकी किस्तें 5 साल की है तो उसमें 3 महीने और ऐड कर देंगे, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी नौकरी चली भी जाती है तो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप उस वीडियो को देखिए। अगर आपकी नौकरी चली जाती है, इस ग्रेसफुल पीरियड का इस्तेमाल करिए। आप तभी उन्हें फोन करके कहिए कि मेरी नौकरी जा चुकी है। अगर ऐसे परेशानियों का अगर समय हो तो आप उन्हें कॉल कीजिए, आप अपनी समस्या उन्हें बताइए और वो आपको क्या है, ग्रेस पीरियड देंगे। ग्रेस पीरियड के दौरान आप कोई और नौकरी ढूंढ सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं उसे करके तो आप उन्हें रीपे कर सकते हैं। इसी समय में क्या हुआ, कौन अंदर आता है, फेड अंदर आता है, क्योंकि इतनी परेशानी आ गया, नेशनल लेवल में रिसेशन आया हुआ था। फेड ने क्या किया, बड़े बड़े बैंक्स जिन जिन को वो बचा सकते थे उन्हें उन्होंने पैसा दे करके बचाया। इसी समय में बहुत सारी पॉलिसीज को भी लेकर के आए। अगली बार अगर इसी तरह की समस्या आ गए तो हमें क्या करना होगा, तो उन्होंने बताया कि क्या क्या करना होगा। अब उन्होंने कितना पैसा लेकर के आए, इसी के दौरान $250 बिलियन उन्होंने स्पेंड किए। बैंक्स को दोबारा रिकवर करने के लिए उन्होंने $250 बिलियन उन्होंने स्पेंड किए। उसके बाद उन्होंने क्या, इकोनॉमी को दोबारा स्टेबल करने के लिए वो लेकर के आए। उन्होंने इसे देने के बाद में रिसेशन कितनी देर तक चला, अगर आप देखें तो 2009 के एंड तक ये गया। अगर आप इसे कहीं भी ट्राई करते हैं, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतें आई, उनकी नौकरियां चली गई। सिर्फ लोगों की नौकरियां ही नहीं गई, उनके घर मकान भी चले गए।
बहुत सारे लोगों को हमने देखा होगा 2008 की वीडियोस में, बहुत सारे लोग सड़कों पर ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस तरह के हालात आने की वजह से अब जिन हालातों से वो यहां पहुंचे थे, उस हालात में दोबारा पहुंचने के लिए उन्हें 1-2 साल रिकवर करने के लिए लग गए, मगर वह दोबारा वापस फिर पहुंच गए। मगर आप अगर इसे देखते हैं तो ये डिप्रेशन नहीं था, मगर अगर आप 1929 में देखते हैं तो वो डिप्रेशन था, मगर ये सिर्फ रिसेशन ही था। मगर रिसेशन में ही उन लोगों को इतनी सारी समस्याएं आई, मगर इन सब की जो वजह थी वो क्या थी? कर्ज लेने की वजह से थी। लोगों ने किसी ट्रेंड को देखते ही जो कुछ उसमें था सब कुछ बेच करके उसे सारा लेकर के मुनाफा कमा पाऊं, ये आस रखते हुए, अगर हम बहुत ज्यादा बड़ी आस रखते हैं उतना ही बड़ा हमें नुकसान होता है। हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, क्रिप्टो करेंसी हो गया, बहुत सारी NFTs जो होगी, इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं, जब ये चीजें आती हैं तो ट्रेंड बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोग जब ट्रेंड खत्म हो जाता है तभी वे प्रवेश करते हैं। अगर आप शुरू में आकर के मुनाफा कमा लेते तो ये अलग बात होती, मगर बहुत सारे लोग ट्रेंड खत्म होने के बाद में आते हैं। लोगों के अंदर में लालच पैदा होता ही होता है, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। जो इंसान पैदा होता है उनके अंदर में ये होता है, मगर हमें अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में भी लोग मुनाफा कमाने वाले लोग हैं। वह लोग एनालाइज करके उन्हें पता हो जाता है कि अब ये नीचे आने वाला है, और उस समय में मुनाफा कमाने वाले भी लोग हैं। 1929 में एक जेसी लिवरमोर थे, उस महान डिप्रेशन में भी पैसा कमाने वाले लोग भी हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम उनकी कहानी भी बता सकते हैं, उनके जीवन की गाथा, उन्होंने किस तरह से पैसे कमाए, उसके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, इस विषय पर को भी हम देख सकते हैं। अब इससे हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली बात, लोन लेना। जब हम लोन लेते हैं तो उसे हमें समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। जिस चीज की जरूरत है उसी के लिए हमें क्या है, लोन लेना चाहिए। और उस टाइम में भी सब प्राइम लोन था, सब प्राइम मॉर्गेज सभी को दिया गया, मगर यहां पर सब प्राइम मॉर्गेज करके नहीं दिया गया, मगर क्रेडिट कार्ड के नाम से उन्हें दिया गया। उन दिनों में सब प्राइम मॉर्गेज बोल करके उन्हें मकान दिए गए, आप उससे जो चाहे वो खरीद सकते हैं, मकान ही नहीं आप जो चाहे खरीद सकते हैं। हमें दिया गया क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी मैंने वीडियो डाली हुई है, उसे भी देखिए। अब यहां पर क्या हुआ कि जिन्होंने सब प्राइम मॉर्गेज में लिया हुआ था उसे बेच करके सब प्राइम में खरीद करके मॉर्गेज में बेचा, उनसे अपना जो लोन था उसे वापस नहीं दिया गया, इससे ये समस्या आई थी। इसी के बारे में हमने एक वीडियो तैयार की थी, किराए का मकान या अपना मकान। वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जैसे कि लोग सोचते हैं क्या मैं अपना मकान लूं या किराए के मकान लूं, किसे अपने मकान के लिए जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसी के बारे में हमने वीडियो बनाई थी। और वहां पर हमने क्या बताया कि कुछ लोग कहते हैं सर अगर हमारे अपना खुद का मकान होगा तो अच्छा होगा ना। कुछ लोगों ने कहा सही बात है, अपना मकान होता अच्छी बात थी, मगर अगर वो मकान हमने किस्तों पर लिया है तो उसका कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी पर भी ऐसे हालात आए, मैं इस तरह से नहीं सोचता हूं। अगर हम लोग किराए के मकान में हैं तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, मगर अगर हमारा अपना मकान है और हम उसकी किस्तें ना भर पाए, आपसे आपका मकान भी ले लिया जाएगा और जितने पैसे आपने भरे थे वो भी आपके लिए वेस्ट हो जाएंगे, उसे हम दोबारा वापस नहीं ले सकते। अगर आप किराए के मकान में हैं और आपने एडवांस दे रखा है, अगर 10 महीने आप अपना रेंट नहीं दे पाते हैं तो आपके जो 10 महीने का एडवांस दे रखा है वो ले सकते हैं वो। जब इस तरह के हालात आते हैं, मगर मैं ये नहीं संभावना कर रहा हूं कि इस तरह के हालात पैदा होंगे, हम इस तरह की कुछ भी देख नहीं रहे हैं, मगर अगर ऐसे हालात आ जाए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिकॉशन के तौर पर रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम जरूरी नहीं है कि ऐसा आए तो हम उसकी आस लगाते हैं, मगर फिर भी हम अपना बचाव करके चलते हैं। इसी के लिए ये वीडियो बनाई गई है। अगर 2008 में जैसा क्रैश आया था, अगर हमारे समय में आ जाए, आपने क्या क्या करना है, मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हुआ होगा। इस तरह से मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।